फ्लक्स एंड चार्ज। मान लो हमारे पास इस तरीके से कोई रिंग है और लूप हो सकता है, कोई भी लूप हो सकता है। इसमें हमारे पास कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो इसमें कुछ ईएमएफ जनरेट होएगा। ईएमएफ की वैल्यू जाती है -d∅/dt। अच्छा, ईएमएफ को ही हम लिख सकते हैं I टाइम्स R के, वो बराबर होता है। यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं इस तरीके से लिख दूंगा d∅ इज इक्वल टू, अब देखो रेजिस्टेंस जो भी होगा उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, रेजिस्टेंस इंटू I dt इस तरीके से लिख दूंगा। दोनों जगह यहाँ पर मैं इंटीग्रेट करूंगा, माइनस भी लगा हुआ है, तो मेरे पास एक वैल्यू हो जाती है, क्या आ जाता है, चेंज इन फ्लक्स टोटल जितना होने वाला है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात कर लूँ, चलो माइनस लगा रहने तो इसकी वैल्यू आ जाती है R टाइम्स I dt। क्या होता है I dt, बेसिकली आप इसको लग सकते हो I की वैल्यू ही होती है dq/dt मल्टीप्लाइड बाई dt है, ये दोनों कट जाते हैं तो इंटीग्रल में हमारे पास सिर्फ बचता है dq। बेसिकली मेरे पास पता चलता है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है ना। यहाँ पर अगर कुछ फ्लक्स चेंज होता है तो उसके रिलेटिवली हम बोलते हैं कि इसमें कुछ करंट आया होगा। करंट आया होगा तो इवेंचुअली कुछ ना कुछ चार्ज का फ्लो हुआ होगा। टोटल चार्ज कितना फ्लो हो गया देखो वो यहाँ से पता चल जाता है। हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाए, मैग्नीट्यूड, तो हम बोल सकते हैं भाई जो चार्ज फ्लो होता है उसकी वैल्यू होती है ΔΦ चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय R, जहाँ पर R रेडियस होता है, रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस ना, रेजिस्टेंस ऑफ द लूप या जो भी हमारे पास चीज़ है। बहुत ही अच्छा सा ये सवाल है। लूप या फिर सर्किट लिख लो उसको, सर्किट ज़्यादा बेटर रहेगा। और क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे हमें समझ में नहीं आता अच्छा फ्लक्स की वैल्यू में धीरे धीरे चेंज करूँगा लेकिन इनिशियल और फाइनल फ्लक्स की वैल्यू सेम है तो भी फ्लो ऑफ चार्ज उतना आता है। तुरंत फ्लक्स को चेंज करोगे तो भी हमारे पास जो फ्लो ऑफ चार्ज आया वो उतना ही आता है। तो इस पर बेस बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब बहुत ही कॉमन ये सवाल आते हैं इस पर। A long solenoid of diameter 0.1 meter has 2 into 10 to the power 4 turns per meter. At the center of the solenoid, a coil of 100 turns in radius इतने मीटर is placed with its axis coinciding with the solenoid axis. अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारे पास अंदर में इस तरीके से एक कॉइल रखी हुई है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स हमें कुछ दिए हुए हैं और बाहर इस तरीके से एक दूसरी सोलेनॉइड है ऐसे। तो ये सोलेनॉइड के अंदर है, इसका मतलब सोलेनॉइड में कुछ करंट होगा, उसके कारण यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आ जाएगा B। क्या मुझे इस मैग्नेटिक फील्ड को निकालना आता है? यस, मुझे पता है B की जो वैल्यू होती है वो होती है μ0 Ni के बराबर। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया और देखो वो उसके दोनों, इसका जो एरिया है वो कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पे इसी डायरेक्शन में, है ना, एरिया वेक्टर, बेसिकली वो पूरे के पूरे फील्ड लाइंस उसको क्रॉस करके जा रही है। फ्लक्स की वैल्यू मैं सीधे सीधे बता सकता हूँ, फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई, अंदर वाले का कुछ एरिया होगा, फ्लक्स की वैल्यू हो जाती है हमारे पास NAB, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फ्लक्स की वैल्यू हम पता कर सकते हैं। ओके, द करंट इन द सोलेनॉइड रिड्यूसेस एट ए कांस्टेंट रेट टू 0 एम्पियर फ्रॉम 4 एम्पियर। तो इनिशियली इसमें कुछ करंट था, उसके बाद फाइनली करंट की वैल्यू 0 कर दी गई है, तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ फ्लक्स की वैल्यू NAB से हमारे पास फाइनली फिर 0 हो जाएगी क्योंकि करंट की वैल्यू 0 हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ही 0 होने वाला है। ओके, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज इतना, द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम इज, तो हमें चार्ज की वैल्यू पता करनी है भाई, इसमें से टोटल चार्ज कितना निकला होगा। बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है B। सॉल्व करते हैं कैसे आया। देखो हमारे पास जो चार्ज फ्लो होगा उसकी वैल्यू हो जाती है चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R। चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू मुझे पता है इतनी, यही मेरे पास चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कर देंगे तो इसको मुझे करना है NAB डिवाइडेड बाय R, और हमारे पास B की जो वैल्यू है वो होती है μ0 Ni, तो हमारे पास वैल्यू आने वाली है NA इंटू μ0 Ni डिवाइडेड बाई R। चलो अब वैल्यूज़ रखना शुरू करते हैं। देखो ध्यान से रखेंगे, बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही है। कैपिटल N क्या है, इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्न्स थी, देखो यहाँ लिखा हुआ है 100, तो ये आ जाता है मेरे पास 100 मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया कितना है, क्या मुझे इसका एरिया दिया है, नहीं, मुझे इसका रेडियस की वैल्यू दी है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पाई इंटू 0.01 का स्क्वायर, इस तरीके से एरिया की वैल्यू आ गई। μ0 की वैल्यू कितनी होती है, हमें पता है μ0 अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻⁷, तो μ0 की जगह मैं लिख दूंगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है।
ओके, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर द सोलेनॉइड जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो है 2 इंटू 10⁻⁴ 2 इंटू 10⁻⁴ उसे लिख देंगे। और फिर हमारे पास है करंट कितना था भाई, इनिशियली 4 एम्पियर, यहाँ पे लिख दूंगा मैं इस तरीके से 4, डिवाइड करना है हमें रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 10π²। बहुत ही अच्छी वैल्यू दी है रेजिस्टेंस की, क्यों? क्योंकि π² से पाई और पाई यहाँ से कट गया, ये हो गया पाई का हिसाब। अच्छा, अगर हमें यहाँ नीचे π² नहीं दिया होता, कई बार ऐसे अप्रॉक्सीमेशन किए जाते हैं कि π² की वैल्यू को आप अप्रॉक्सीमेटली 10 ले सकते हो। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, 3.14 का स्क्वायर करते हो लगभग 10 के आसपास वैल्यू आ जाती है। खैर यहाँ पे तो सारी चीज़ें क्लियर हो ही गई हैं। हमारे पास यहाँ पर से अब जो वैल्यू आ जाएगी, देखो एक मुझे 2 दिख रहा है, एक मुझे 4 दिख रहा है और दूसरा और मुझे 4 दिख रहा है। 4 4 16, 16 इंटू 32, तो यहाँ कुछ 32 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻ समथिंग आएगी और कोई पाई नहीं आएगा, सारे पाई कट चुके हैं। तो ऑप्शन तो मुझे पता चल गया, आंसर की वैल्यू तो बी आने वाली है। और फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो 10⁻⁻ कितनी देखनी है हमें, ये है मेरे पास 2 -1 हमारे पास हो जाता है, सिर्फ 1 बचता है। यहाँ से फिर -4 हो जाएगा, तो 1 में से -4 करोगे -3 हो गए। -3 के बाद उसमें मैं +4 कर दूंगा, तो मेरे पास अभी +1 हो जाता है। फिर उसके बाद -7 है, तो फिर -6 हो जाता है। तो सारे के सारे 10⁻⁵ मिला मिलू करके होगा 10⁻⁻6 इतने कूलम। तो इसी को लिख दिया जाएगा Q = 32 माइक्रोकूलम। बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। In a coil of resistance 10 ohm, the induced currents developed by changing magnetic flux through it is shown in figure as function of time. The magnitude of change in flux through the coil in Weber is. अब ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें देखो, अगर आपको बेसिक पता है क्या डेफिनेशन होती है हमारे पास, हाँ ईएमएफ की क्या डेफिनेशन होती है, उसके कारण क्या आप निकाल सकते हो, फ्लक्स का क्या लिंक है, थोड़ा सोचो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। ये बहुत ही सिंपल है। देखो हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू होती है -dφ/dt और इसी को बोला जाएगा I × R के बराबर होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ भाई dφ की वैल्यू आ जाती है मेरे पास, R को बाहर निकालूंगा I dt हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ था। तो यहाँ से हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाती है। चेंज इन फ्लक्स मुझे पता चल जाएगा, उसको मैं ΔΦ बोल देता हूँ। अच्छा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, उसकी वैल्यू आ जाएगी R इंटू ये I dt। क्या हो गया I dt, यानी I और टाइम के बीच का हमारे पास एरिया। तो ये हो जाता है हमारे पास एरिया। अच्छा, एरिया की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे सीधे लिखेंगे। एरिया की वैल्यू आ रही है, ये वाला जो एरिया है इसकी वैल्यू आ जाती है ½ मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 और यहाँ से मेरे पास वैल्यू जाती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 और हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाता है 2 इंटू 0.2 ये हो जाता है मेरे पास 2 वेबर और बी बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल था। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से, सुंदर से, बढ़िया से, कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जिसमें 11th और 12th दोनों के सारे कॉन्सेप्ट्स को कलरफुल ग्राफिक्स के साथ हमने कवर किया था कि आपके दिमाग में कोई डाउट ना बचे, और हर तरीके की PYQs को भी इंक्लूड कर लिया था कि बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाए। तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, आ जाओ, अच्छे से स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई करेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। साथ में कलरफुल PDFs भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी एब्सोल्युटली फ्री में। तो जल्दी आओ, डाउनलोड करो। मिलते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्स में।